तो ये आईपीपीज का इशू जो है ये स्टार्ट क्यों हुआ है? जैसा हुआ ये कि बजट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स है ना, जिनके 300 यूनिट और 500 यूनिट, उनकी सब्सिडी विड्रॉ कर ली। अच्छा, अब जब सब्सिडी विड्रॉ की तो वो गालबन उन्होंने वापस भी कर दी। वो कंफ्यूजन में ये रहा। तो 300 यूनिट का मसला, अगर 9 रुपए रेट है, ये 7 रुपए रेट है गालबन। अगर आपके 300 यूनिट है तो 7 रुपए रेट है। अगर 301 होते हैं तो रेट जो है वो 15 रुपए हो जाता है। यानी कि वो 15 रुपए, 300 यूनिट, 301 यूनिट सारे के सारे का 15 रुपए हो जाते हैं। हाँ जी। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये नहीं होता कि 300 पे 7 और 300 के ऊपर वाले के ऊपर 15। इसी तरह 500 यूनिट है वो 15 रुपए है। 501 यूनिट होता है तो सारे के सारे का 25 रुपए हो जाता है। तो जो मीटर रीडर्स है वो अगर एक यूनिट बढ़ा दें तो आपका वो बिल बढ़ जाता है, मतलब डबल हो जाता है, डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से पब्लिक जो है उसको ये बहुत ज्यादा पिंच की है। तो रजा, मैं आईपीपीस का आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये तकरीबन 64 रुपए का रेट है। तो अब इसको ना जस्ट मैं मतलब अप्रोक्सीमेशन के अंदर जाऊंगा ताकि लोगों को समझ आ सके। वो 64 रुपए जो है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने आईपीपीज हैं, अगर उनके कैपेसिटी चार्जेस जो दिए जा रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम उतने चार्जेस दें जितना के उनसे हम बिजली खरीदते हैं, तो डिफरेंशियल जो है हमें 16 रुपए की बचत हो सकती है। सो वो कह रहे हैं कि 64 रुपए में 16 रुपए जो है वो कैपेसिटी चार्जेस है। फिर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड नॉन रिकवरीज, वो 25% है, वो भी 16 रुपए है। ठीक। ठीक है जी। ये मेकअप ऑफ 64 में आपको बता रहा हूँ। 8 रुपए तकरीबन जो है वो सर्कुलर डेट का बनता है। 8 रुपए तकरीबन टैक्सेस के बनते हैं। और एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 16 रुपए की बनती है। अब ये एक्यूरेट नंबर्स नहीं है, मैं समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको वन बाय वन आप ले लें। मेरा पॉइंट ये है, मैं पिछले हफ्ते से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की क्यों बात कर रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में जरूर आप बैठे, आईपीपीज के साथ बैठे। 3 किस्म के आईपीपीज हैं, एक प्राइवेट आईपीपीज है, एक चाइनीज आईपीपीज है और एक गवर्नमेंट की आईपीपीज। ठीक है जी। वो प्राइवेट आईपीपीज जो थे वो 2020 के अंदर मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट भी एक थी, वो उनके साथ बैठे, वो पूरी टीम गवर्नमेंट बैठी 2020 में, उनसे रीनेगोशिएट किया, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और जो एक्चुअल पेमेंट्स हुई थी उसके अंदर काफी ऊंच नीच थी। उन्होंने सारा उसको रिव्यू करके उनको ऑप्शन दी कि या तो हम आप पे फोरेंसिक ऑडिट करेंगे या आप हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करें। सो अफवाम और तफहीम के साथ उन्होंने बैठ के प्राइवेट आईपीपीज के साथ, और उसके रिजल्ट में एक तो उन्होंने डॉलर के साथ जो लिंक थी पेमेंट्स, उसको रुपी पीकेआर के साथ कर दिया, 148 रुपए के फिक्स कर दिया। और दूसरा ये है कि वो जितनी भी ओवर पेमेंट्स हुई थी वगैरह वगैरह, वो 800 अरब रुपए की जो है उन्होंने बचत की फ्यूचर के बिलों में। ठीक है जी। ये उन्होंने प्राइवेट आईपीपीज के साथ किया था। तो प्राइवेट आईपीपीज कुछ अग्री करके कुछ ने नहीं किया, तो जब ये उन्होंने थ्रेट किया इसका, वो फोरेंसिक ऑडिट का, तो वो मान गए। राइट। तो अब 4 साल बाद आप उनसे दोबारा निगोशिएट करना चाह रहे हैं, तो अस्यूमिंग कि फिर से ओवर बिलिंग हुई है, फिर से वो ऊंच नीच हुई है, मैं उन डिटेल्स में अब जाना शुरू हुआ तो फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा कि तो आप कितना बचा लेंगे। एट बेस्ट आप 2 3 मैक्सिमम 4 रुपए बचा लेंगे, करेक्ट। 16 रुपए नहीं। ये प्राइवेट आईपीपीज है। दूसरे थे चाइनीज आईपीपीज। चाइनीज आईपीपीज ने 2020 में भी इनके साथ बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जनाब हमारी तो सॉवरेन गारंटीज है, हम तो नहीं बैठते, वो इस दफा भी आपके साथ नहीं बैठेंगे। और कीप इन माइंड रजा, हमने प्रोग्राम किया था आईएमएफ की ये एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी जो 7 बिलियन की हम साइन करना चाह रहे हैं, उसमें कंडीशन मैंने स्पेशली आपको ये मेंशन किया था। कंडीशन ये है कि बायोलैटरल पार्टनर्स जो हैं वो ये लिख कर देंगे कि वो रीप्रोफाइल करेंगे आपका कर्जा। यानी कि चाइनीज जो है इस वक्त बड़ी सेंसिटिव हमारी सिचुएशन है उनके साथ, क्योंकि उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हमें रीप्रोफाइल करके दे कर्जा। यानी कि अगले 3 साल जो पैसे आईएमएफ से आएंगे वो किसी भी बायलैटरल यानी किसी मुल्क को वापस कर्जा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे।
तो हम तो उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है। एक तरफ हम उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी रीप्रोफाइल करें, दूसरी तरफ आपके ख्याल से जाके आईपीपीज के साथ बैठ के हम कहेंगे उनको क्या फोर्स करेंगे? मतलब ये देखिए ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है कि आप अच्छा, तीसरे जो है वो गवर्नमेंट के आईपीपीज हैं। वही कमेंट भी इसके ऊपर आया था। वो जनाब गवर्नमेंट के आईपीपीज जो हैं, उसकी कैपेसिटी पेमेंट आप खत्म कर दें, ज़ीरो कर दें, चलें। लेकिन वो सारा लोन उन्होंने लिया, ये दे आर फाइनेंस्ड बाय चाइनीज बैंक्स मोस्टली। वो पैसे तो आपको देने ही देने हैं। तो आप क्या इस जेब से निकाल रहे हैं, उस जेब से निकालने पे उसका डेट, उसकी डेट की पेमेंट, उसकी फ्यूल की पेमेंट, उसकी ओएनएम, उसकी इंश्योरेंस, वो तो आपने देनी देनी है। जी हाँ। तो ये समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगोशिएट ना करें, मैं आपको एक्सटेंट बता रहा हूँ कि ये ना समझे कि जी आईपीपीस के साथ नेगोशिएट करके तो आपको 16 रुपए बचेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता बचे। प्राइवेट आईपीपीस के साथ आप जरूर करें, उनके साथ बैठ के वो आपको 3 4 5 रुपए बच गए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फोकस जो है, फोकस रजा करने की जरूरत है। जो 25% आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एंड नॉन रिकवरीज है, उस पर फोकस करें। उसकी कोई बात ही नहीं करता। सर्कुलर हम्म। डेट के ऊपर फोकस करें। आपके 19-20% इंटरेस्ट रेट है, ये नीचे आना चाहिए। इन्फ्लेशन आपकी जो है वो 12% से कम हो गई है। ये क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा है? वो कम होंगे तो सर्कुलर डेट की पेमेंट कम होगी। आपके 13 डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को कम कर दें। आप टैक्स कम करें, बिजली के बिल जो है वो आज 3 4 रुपए कम कर दें, बिजली के बिल आज कम हो जाएंगे। यही जो जो आपको गैप आएगा फाइनेंसिंग में, ये आप अपना पीएसडीपी जो कि आप अपने एमएनए एमपीएस को जो है वो फ्री मनी देते हैं, उसमें से कम करें। So my point is there are other ways to bring down the electricity bill. While we negotiate with the private IPPs, the real thing is to focus on the 25% losses and non-recovery and the circular debt and taxes. So that was my point. Over to you. नो नो, थैंक यू, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसमें ये जो हमारा टॉपिक था चाइनीज डेट वाला मसला, वो भी आपने कवर कर दिया है। तो हारून भाई, ये बढ़ते हैं एफपीआर की तरफ, आपका फेवरेट टॉपिक, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी डिस्कशन हुई है। उसके चेयरमैन ने अभी कहा है कि वो कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त दे दी है, यानी ये कि उनकी छुट्टी हो रही है या करवाई जा रही है। अब ये और उधर प्राइम मिनिस्टर ने एक कल कैबिनेट मीटिंग में जो खिताब करते हुए भी ये कहा कि एफपीआर में करप्शन का मसला और अफसरों का मसला बहुत बड़ा मसला। याद रहे कि इन्हीं चेयरमैन को इन्होंने फ्री हैंड दिया था कि वो बहुत सारे अफसरों को एडमिन पूल में डाल दें, यानी कि कुटे लाइन लगा दें जिनकी के शोहरत या एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। वो भी उन्होंने किया, फिर भी कुछ नहीं निकला रहे। तो इसके ऊपर जरा बताइए। ये जो फॉर्मूला आसिम साहब फॉलो कर रहे हैं, पहले तो देखे ना, ये जो आईपीपीस की अभी हमने बात की कि मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट है, 2010 की रिपोर्ट है। उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। तो 3 साल तो हो गए, पहले पीडीएम 1 की गवर्नमेंट आई, फिर वो दरमियान में केयर टेकर आई, वो भी यही लोग थे, फिर आप पीडीएम 2 के 3 साल हो गए, आपने कुछ किया ही नहीं उसका। भाई आप आके कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करेंगे, कह रहे हैं अगले मई के अंदर, नेक्स्ट मई 2025 के अंदर एडवर्टाइज करेंगे प्राइवेटाइज करने के। सोचे जरा, तो भाई आप 3 साल से क्या करें? यही हाल है एफबीआर का। एफबीआर जनाब, आप सस्पेंड, अगर आपने एफबीआर को ठीक करना है, आपको 19,000 बंदा सस्पेंड करना पड़ेगा। आपको क्यों समझ नहीं आ रही है? ये हाँ। सारे का सारा महकमा जो है, ये नहीं आपको डिलीवर कर सकता, बिकॉज ये इन्वेस्ट हो गया हुआ है। रेंट सीकिंग, हरासमेंट, इनको और कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पे कोई टेक्निकल बंदा नहीं है जिसकी बैकग्राउंड हो, उनको तो टैक्स की समझ भी नहीं है। उनको उनको किसी भी ना टैक्सेशन लॉ की समझ है, ना उनको पता है कि ये बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, ना उनको पता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई डाउट कि उनको ये जो रिटर्न है, ये कैसे, इसको कैसे पढ़ना है, इनको तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं पता। उनका एक ही काम होता है, दफ्तर वो जाते हैं कि नोटिस इशू कर दो, अपनी दिली तस्कीन करने के लिए कि हाँ जी, ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे कमरे के बाहर आके बैठेगा, मुझसे इस तरह से तो ये लोग सोचते हैं। बाकी वास्ते आप क्या क्यों एक्सपेक्ट करें, क्यों वक्त जाया करें? ये इदारा नहीं डिलीवर कर सकता। अब तो उसके चेयरमैन ने भी ये रियलाइज कर लिया। तो चेयरमैन जो 3 साल से उधर काम कर रहे हैं, उसने भी रियलाइज कर लिया। उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वाहिद तरीके से चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं तो जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही तो हो रहा नया है। इदारा बनाने की जरूरत है, नेशनल टैक्स अथॉरिटी। उसके ऊपर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर इकरामुल्लाह एक प्रोग्राम भी कर देंगे। तो हमने उसके ऊपर पूरा काम कर लिया हुआ है।
बिल्कुल, इंशाल्लाह ये इसके ऊपर भी हम करेंगे, नेशनल टैक्स अथॉरिटी और दीगर जो इस्लाहात होनी है। बहरहाल आज के हमारे शो का वक़्त ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया हारून भाई जॉइन करने के लिए, और नाज़रीन आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू लीव देम, और अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे दोबारा, और शायद वीकडे में ही हम दोबारा आपके साथ मौजूद हों और आपके सवालों का भी जवाब देंगे। थैंक यू और खुदा हाफ़िज़।